Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. Now we are going to see the next question, that is significance of principles of management. सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. ओके, हम लोग ने 14 प्रिंसिपल्स देखे हैं हेनरी फ्यूएल के. तो वो प्रिंसिपल्स को अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब अप्लाई करते हैं या उसको जब हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉलो करते हैं तो उससे हम लोग को क्या क्या फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. सो विल बिगिन नाउ. ना पहला जो सिग्निफिकेंस है वो है इट प्रोवाइड्स इनसाइट्स टू द मैनेजर. नाउ इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे तो उसके वजह से मैनेजर को जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम्स है या जो भी सिचुएशंस ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है वो सब समझने में हेल्प करेगा. उसके लिए उसको बोला जाता है इनसाइट्स. इनसाइट मतलब क्या? टू अंडरस्टैंड. सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, पहले मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया हुआ है. सेल कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, या वर्कर्स का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो रहा है, और समथिंग एल्स कैन बी द प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सब जो प्रॉब्लम है या ये सब जो सिचुएशंस ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है इसको समझना बहुत जरूरी है. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो मैनेजर को ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारी सिचुएशन समझने में हेल्प करती है. दैट इज कॉल्ड एज प्रोवाइड इनसाइट टू द मैनेजर. अभी अगर मैनेजर को ये प्रॉब्लम्स अगर पता चलेंगे कि कहाँ पे तकलीफ है, वर्कर्स को तकलीफ है या मशीन में प्रॉब्लम है या रॉ मटेरियल में प्रॉब्लम है, एक बार मैनेजर को वो ये सब चीजें पता चल जाएगी तो मैनेजर क्या करेगा? उसके लिए प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेगा. जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर तुरंत ही हमारा ऑपरेशन नहीं करता है, तुरंत ही हमारी दवाई शुरू नहीं करता. पहले डॉक्टर हमारी टेस्टिंग करता है, ब्लड टेस्ट या दूसरे जो भी टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट डॉक्टर पहले करेगा और फिर हमारा जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो हम लोग को डॉक्टर बताएगा. सेम वे यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वजह से मैनेजर को प्रॉब्लम समझ में आता है, सिचुएशन समझ में आता है जो ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है, और उसके हिसाब से फिर क्या हो सकता है? वो मैनेजर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. और क्या होता है कि ये प्रॉब्लम अगर टाइम पे सॉल्व हो गए तो उससे क्या होगा? हमारे रिसोर्सेज जो है उसका वेस्टेज कम हो जाएगा और प्लस हमारे जो गोल्स है वो अचीव होने में हेल्प हो जाएगा. प्रॉब्लम के साथ हमारे गोल कभी भी अचीव नहीं हो सकते हैं. सो यही मैंने आपको यहाँ पे बताया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वजह से क्या होता है कि मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम पता चलता है और उसके हिसाब से मैनेजर क्या करता है? सॉल्यूशन फाइंड आउट करता है. नेक्स्ट इज हेल्प्स इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. नाउ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 टाइप के रिसोर्सेस होते हैं. पहला है फिजिकल रिसोर्स. फिजिकल रिसोर्स का मतलब क्या होता है? मशीन एंड मटेरियल. यहाँ पे मैंने फोटो डाला हुआ है कि जो भी मशीन्स हम लोग यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो मशीन्स को या वो जो मटेरियल, रॉ मटेरियल वगैरह होता है या फिनिश गुड्स वगैरह होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल रिसोर्स. दूसरा रिसोर्स का हम लोग को जरूरत पड़ता है वो है फाइनेंशियल रिसोर्स. फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब क्या? पैसे, सबसे इंपॉर्टेंट. और तीसरा रिसोर्सेज है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब कि हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है, वर्कर्स है उसको. सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये 3 रिसोर्सेज की हम लोग को जरूरत पड़ती है और ये 3 रिसोर्सेज को हम लोग को ऑप्टिमली यूज करना बहुत जरूरी होता है. ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम. हम लोग को रिसोर्सेज को वेस्ट होने नहीं देना है, उसका वेस्टेज हम लोग को क्या करना है? कंट्रोल करना है. सो जब हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे तो हमारा ये जो रिसोर्सेज है इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा और इसका वेस्टेज भी कम होगा. सो यही आप लोगों को यहाँ पे लिखना है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे तीनों रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने में हेल्प करता है और उनका वेस्टेज कम करता है. सो कौन से 3 रिसोर्सेज है वो पहले आपको एक्सप्लेन करके फिर बाद में उनका कैसे एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है वो लिखना है. नाउ थर्ड वन इज साइंटिफिक डिसीजन. नाउ साइंटिफिक वर्ड का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक इज नथिंग बट द सिस्टमैटिक और बैलेंस डिसीजन. किसी भी मैनेजर के लिए सिस्टमैटिक या बैलेंस डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है. आपका डिसीजन कभी भी अनसाइंटिफिक नहीं होना चाहिए या आपका जो भी डिसीजन हो अनबैलेंस नहीं होना चाहिए. मतलब आपको सारी सिचुएशंस को ध्यान में रख के प्रॉपर एनालिसिस करके प्रॉपर ऑप्शंस को हम लोग को फाइंड आउट करके हम लोग को डिसीजन लेना है. उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक डिसीजंस या फिर बैलेंस डिसीजन. जैसे कि अगर सपोज मैंने कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन लिया, वो पर्टिकुलर डिसीजन की वजह से वर्कर्स को प्रॉब्लम होने वाला है या दूसरे किसी को प्रॉब्लम होने वाला है, तो वो डिसीजन मेरा सिस्टमैटिक नहीं है, बैलेंस नहीं है. मुझे ऐसा डिसीजन लेना है कि जो सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा. सो साइंटिफिक डिसीजन कैसे लेते हैं? देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. हम लोग को पहले सिचुएशन को एनालाइज करना है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है. तो वो सिचुएशन को जब आप एनालिसिस करोगे फिर बाद में आपको क्या करना है? ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस आपको फाइंड आउट करने की. ऑप्शंस का मतलब सॉल्यूशंस. कभी भी आप लोग किसी भी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो आपके पास ऑल्टरनेटिव होना बहुत जरूरी है. अगर आप एक ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे, अगर वो सॉल्यूशन एप्लीकेबल नहीं होगा तो फिर आप क्या करोगे? तो हमेशा
हमेशा आपके पास क्या होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन या ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन होना चाहिए, और फिर उस सॉल्यूशन को आप अप्लाई करके देखोगे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं। इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक डिसीजन। पहले सिचुएशन को या प्रॉब्लम को एनालाइज करो, फिर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन से ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, फिर उस सॉल्यूशन को अप्लाई करके तुम लोग देखोगे तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं। दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक डिसीजन। जस्ट आंखें बंद करके या पैनिक होके हम लोग को डिसीजन लेना नहीं है, वो अनसाइंटिफिक डिसीजन हो सकता है। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी मैनेजर को ट्रायल एंड एरर मेथड्स वगैरह यूज नहीं करने, मतलब काम करने का, फिर उसमें गलती करने का, फिर उसको सुधारने का, फिर वापस से काम करने का, गलती करने का, सुधारने का, ट्रायल एंड एरर्स हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को साइंटिफिक डिसीजंस लेने हैं। साइंटिफिक डिसीजन कैसे लेने हो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वजह से क्या होता है, मैनेजर अंडरस्टैंड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है सामाजिक जिम्मेदारियां। हम लोग सोसाइटी के अंदर हमारा बिजनेस चलाते हैं, सोसाइटी हमारी बिजनेस को सपोर्ट करती है, तो हमारी सोसाइटी के प्रति कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होती है ना। सोसाइटी मतलब क्या, सोसाइटी मतलब तुम्हारे कस्टमर्स होते हैं, सोसाइटी मतलब तुम्हारे शेयर होल्डर्स होते हैं, सोसाइटी मतलब गवर्नमेंट होती है, एम्प्लॉइज होते हैं। सो जो जो लोग तो आपके बिजनेस से कनेक्टेड है उनको हम लोग बोलते हैं सोसाइटी, और इन सब के लिए आपकी कोई ना कोई जिम्मेदारी बनती है। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वजह से मैनेजर को अपनी जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलती है, और वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेजर क्या करता है, फुलफिल करता है। अगर वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, सिर्फ अपने प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देगा, बाकी वो सोसाइटी के ऊपर या अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के ऊपर कभी भी एम्फोसिस करेगा नहीं। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वजह से मैनेजर अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाता है। ओके ना, कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कलर्स में, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अभी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कस्टमर को अच्छे क्वालिटी के गुड्स देने रीजनेबल प्राइस में, तो ये जिम्मेदारी वो निभाएगा। अवॉइड आर्टिफिशियल और मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन, मतलब ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना चाहिए मैनेजर ने, ये उसकी जिम्मेदारी उसको पता चलती है। फेयर कंपटीशन करना है। फेयर कंपटीशन मतलब कि हमें किसी भी दूसरे कॉम्पिटिटर का नाम बदनाम करना नहीं है, उसका प्रोडक्ट खराब है हमारा प्रोडक्ट अच्छा है ऐसा हम लोग को करना नहीं है। हम लोग को फेयर कंपटीशन करना है, किसी को भी हम लोग को उनकी इमेज को हम लोग को अफेक्ट नहीं करना है। प्लस हम लोग को एम्प्लॉय को अच्छा रेम्युनरेशन पे करना है। फिर हम लोग को अच्छी हेल्दी वर्किंग प्लेस मेंटेन करनी है, मतलब जो भी जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर वर्कर्स के लिए सिटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए, पानी की फैसिलिटी, वॉशरूम की फैसिलिटी, ये सब होनी चाहिए। ये वर्कर्स के लिए जिम्मेदारी है बिजनेसमैन की। और अच्छे क्वालिटी के टूल्स और मशीन्स हम लोग को यूज करने, बिकॉज खराब क्वालिटी के टूल्स और मशीन्स अगर हम लोग यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, वर्कर के एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो यहाँ पे तुम लोग को सिर्फ इतना ही याद रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वजह से मैनेजर को अपनी जिम्मेदारियां पता चलती है, और ये सब जिम्मेदारियों को तुम लोग को क्या करना है, यहाँ पे मेंशन करना है। इस जिम्मेदारी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ नेक्स्ट सिग्निफिकेंस इज हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अभी यहाँ पे दो चीजों में तुम लोग को ये आंसर को डिवाइड करना है, एक तो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है और दूसरा कंट्रोलिंग में हेल्प करता है। नाउ कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन इज नथिंग बट एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना, जिसको हम लोग टीम वर्क भी बोलते हैं। अभी किसको मिलके काम करना है, जैसे कि टॉप लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन में, मिडिल लेवल होते हैं, लोअर लेवल वाले होते हैं, इन तीनों को मिलके एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना है। बिकॉज मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि जब हम लोग टीम में काम करते हैं तो ही हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव होता है, अकेले अकेले हमारे ऑब्जेक्टिव्स कभी भी अचीव होते नहीं है। सो इन तीनों लेवल्स ने एक दूसरे के साथ मिलके काम करना चाहिए। उसके साथ साथ डिपार्टमेंट के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अभी डिपार्टमेंट मतलब जैसे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। परचेज डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं सेल्स डिपार्टमेंट के साथ काम नहीं करूंगा, या सेल्स डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बोलेगा मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ काम नहीं करूंगा। हर एक डिपार्टमेंट ने एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना चाहिए, तब जाके हमारे ऑब्जेक्टिव अच्छे हो सकते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वजह से क्या होता है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब टॉप, मिडल और लोअर लेवल, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन आता है, प्लस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वजह से सारे डिपार्टमेंट जो है उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन आता है। अभी दूसरा जैसे मैंने आपको बताया कंट्रोलिंग के बारे में ना, कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है हम लोग को, क्योंकि काफी लोगों को कंट्रोलिंग क्या होता है वो समझ में नहीं आता है। नाउ देखो यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है इजी लैंग्वेज में। एक होता है हमारा टारगेट परफॉर्मेंस। टारगेट परफॉर्मेंस मतलब क्या, कभी भी कोई भी काम करने से पहले हम लोग अपना एक टारगेट सेट करते हैं। जैसे आप लोग भी आपके एग्जाम के लिए टारगेट सेट करते हैं कि मुझे 90% लाना है या मुझे 95% लाना है, दिस इज योर टारगेट। वैसे ही कंपनी में भी होता है कि मैं अगर सपोज आज प्रोडक्शन करने के लिए अगर जा रहा हूँ तो मैं सोचूंगा कि मुझे आज दिन भर में 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, दैट इज माई टारगेट।
ओके मैंने प्लान किया इतना मुझे अचीव करना है करके। और दूसरा होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब कि एंड ऑफ द डे आपका क्या परफॉर्मेंस आया, ये एग्जाम के बाद में आपको कितने परसेंटेज मिले, वो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस है। तो मैंने टारगेट किया था 100 यूनिट बनाने का, बट एक्चुअली में मेरे बन पाए सिर्फ 90 यूनिट्स। सो ये दोनों को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। ये दोनों को कंपेयर करने के बाद में आपको आपके डेविएशन पता चलते हैं। डेविएशन का मतलब क्या होता है, कमी कहाँ पे है, खामियां कहाँ पे है, ये आपको पता चलती है। सो ये दोनों चीजों को जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे पता चला कि मेरे जो काम है उसके अंदर 10 यूनिट्स का डेविएशन है। टारगेट परफॉर्मेंस कितना था 100 और एक्चुअल कितना हो गया 90, तो ऑब्वियसली मेरा डेविएशन कितना आया 10 यूनिट्स का। अभी ये जो डेविएशन आया, ये डेविएशन को मुझे इग्नोर नहीं करना है। कभी भी अपने खामियों को इग्नोर मत करो। जैसे आपको आपने टारगेट रखा था कि आपको 90% आना चाहिए और आया आपको 85%, तो आप फाइंड आउट करोगे कि मेरा कहाँ पे गलत जा रहा है या मुझे क्यों कम मार्क्स मिले। तो आपको पता चलेगा कि मैथ्स थोड़ा सा आपका वीक का था, तो मैथ्स का एक चैप्टर आपने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई नहीं किया था तो आपको कम मार्क्स मिले। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, मैथ्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दोगे। सो कभी भी अपने डेविएशन को हम लोग को इग्नोर नहीं करना है। आपको देखना है कि मेरे ये 10 यूनिट जो कम हुए ये किसकी वजह से हुए। मैंने ज्यादा अच्छे से काम नहीं किया, या मुझे मशीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, या दूसरा कोई प्रॉब्लम आ रहा था, इसकी वजह से डेविएशन। सो हमेशा डेविएशन को फाइंड आउट करो और वो डेविएशन को क्या करो, मिनिमाइज करने की कोशिश करो। मिनिमाइज का मतलब क्या है कि ये डेविएशन को हम लोग को कमी करना है करेक्टिव एक्शंस लेके। जैसे मशीन में प्रॉब्लम था तो मशीन का प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। इसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, देखो इट कंपेयर्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द टारगेट, ये आपका टारगेट परफॉर्मेंस, ये दोनों को मैंने कंपेयर किया। इट एनेबल्स टू फाइंड आउट द डेविएशन इन द परफॉर्मेंस इफ एनी, इसकी वजह से आपको क्या होता है कि परफॉर्मेंस के अंदर कोई डेविएशन है क्या वो पता चलता है। इफ एनी मैंने क्यों लिखा है कि कभी कभी डेविएशन हो भी सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है, सो इसके लिए मैंने इफ एनी लिखा हुआ है। सो ये दोनों को कंपेयर किया और फिर बाद में मुझे मेरा डेविएशन पता चला। appropriate measures can be taken to minimize the deviation and improve the performance। अभी डेविएशन पता चल गया तो ये डेविएशन को हम लोग को क्या करना है, अप्रोप्रिएट मेजर्स मतलब करेक्ट मेजर्स या करेक्ट स्टेप्स लेके हम लोग को क्या करना है, ये डेविएशन को कम करना है। दिस इज कॉल्ड एज कंट्रोलिंग। और ये खामियां कम तभी होगी जब तुम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करोगे। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वजह से दो चीजें होती है, एक तो कोऑर्डिनेशन होता है प्रॉपर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट के बीच में, प्लस आपकी एक्टिविटी कंट्रोलिंग होती है। मतलब आपको आपके डेविएशंस पता चलते हैं और वो डेविएशन को आप मिनिमाइज करते हो। नाउ नेक्स्ट इज अडेप्टिंग टू चेंजेस। नाउ अडेप्टिंग का मतलब क्या होता है, अडेप्टिंग का मतलब होता है एडजस्ट करना या किसी भी चीजों के साथ अपने आप को ढालना। जैसे कि तुम लोग को पता है कि काफी बार हम लोग 10th स्टैंडर्ड में जो होते हैं वो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, और जैसे 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स हम लोग जाते हैं तो कॉमर्स इज ऑल अबाउट इंग्लिश। तो सडनली वो हिंदी से जो इंग्लिश में हम लोग चले जाते हैं, उसके हिसाब से हम लोग को क्या करना पड़ता है, अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम लोग अडेप्ट नहीं करेंगे तो हम लोग फेल हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल सकता मुझे इंग्लिश नहीं आती है मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा। सो वी हैव टू अडेप्ट टू द सिचुएशन। जैसे चीजें बदलती जाती है वैसे उसके हिसाब से हम लोग को अपने आप को भी बदलना पड़ता है। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वजह से क्या होता है कि हम लोग जो भी सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में आती है या जो भी बदलाव एनवायरमेंट के अंदर आता है, बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर, उसको हम लोग एडजस्ट कर पाते हैं अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है, बाहर की जो भी चीजें होती है ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे इकोनॉमिक एनवायरमेंट होता है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट का मतलब क्या होती है, आर्थिक व्यवस्था वगैरह जो होती है वो सबको हम लोग इकोनॉमिक एनवायरमेंट बोल सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह होती है, इकोनॉमिक कंडीशंस होती है, तो वो बदलते रहती है। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे फेस्टिवल्स वगैरह होते रहते हैं, पॉपुलेशन वगैरह जो होती है, ये सब को हम लोग सोशल एनवायरनमेंट वगैरह बोलते हैं। फिर बाद में लीगल एनवायरनमेंट, मतलब जो लॉ वगैरह होता है वो चेंज होते रहता है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मतलब टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। तो ये सारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये हमेशा चेंज होते रहता है, कभी भी ये सेम नहीं होता है। पहले के जमाने आप देखते हो कि लोग मैनुअली काम करते थे, आजकल सब मशीन्स के ऊपर काम होता है, कंप्यूटर के ऊपर काम होता है। तो लोगों को वो कंप्यूटर सीखना ही पड़ेगा। तो ये जो होता है अडेप्टिंग टू द चेंजेस, ये पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो तुम लोग को यहाँ पे क्या लिखना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होते रहता है। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, सोशल एनवायरनमेंट। तो ये सारी जो बाहर की चीजें ये हमेशा चेंज होती रहती है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है कि हम लोग को इन सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करने में अपने आप को हेल्प करता है। अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को नहीं फॉलो करेंगे तो हम लोग ये सिचुएशन को कभी भी अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, और सिचुएशन को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे तो हम लोग को क्या होगा, डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी, हमको लॉस हो सकता है अपने बिजनेस के अंदर। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स यू टू अडेप्ट द changing business environment.
नेक्स्ट इज डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होता है ये काफी सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है। एक होता है सब्जेक्टिव अप्रोच और एक होता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ओके, नाउ सब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब क्या होता है, जहां पे हम लोग पर्सनल बायसनेस वगैरह करते हैं, मतलब हम लोग खुद का पर्सनल जो जजमेंट होते हैं उसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं। जैसे कि सपोज मुझे वर्कर्स को प्रमोशन देना है, ओके, तो कोई एक वर्कर आएगा और मेरे सामने अपनी प्रॉब्लम बताएगा कि मेरे घर में प्रॉब्लम थे, मुझे कुछ और सिचुएशंस को फेस करना पड़ रहा था, इसके लिए इस साल मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, पर नेक्स्ट ईयर मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पर्सनल जजमेंट किया, मैं एकदम भावुक हो गया और मैंने डिसीजन लिया और मैंने उसको प्रमोशन दे दिया। इसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव अप्रोच। हमको बिल्कुल भी भावुक नहीं होना है। ओके, हम लोग को पर्सनल जजमेंट, खुद का जो जजमेंट है या खुद का जो निर्णय है उसके हिसाब से डिसीजन नहीं लेना है। हम लोग को ऑब्जेक्टिव अप्रोच को डेवलप करना है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब क्या है, कोई भी डिसीजन लेते समय वो डिसीजन को एविडेंस का सपोर्ट होना जरूरी है। आपका कुछ भी प्रॉब्लम होने दो वर्कर्स का, पर अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो आपको प्रमोशन मिलेगा नहीं, आपको यह वर्कर को बताना है। दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सो यहाँ पे सिर्फ इतना ही याद रखना कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वजह से मैनेजर के अंदर एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच आ जाता है। कोई भी डिसीजन जब मैनेजर लेता है तो वो डिसीजन जो होता है वो कैसा होता है, इट इज सपोर्टेड बाय द एविडेंसेस। सो यहाँ पे हम लोग को बिल्कुल भी सब्जेक्टिव नहीं होना है, हम लोग को पर्सनल बायसनेस वगैरह नहीं करने, हम लोग को पर्सनल जजमेंट के ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। कोई भी डिसीजन लेते समय हम लोग को एविडेंस के बेसिस पे डिसीजन लेने हैं। उसको हम लोग बोलते हैं डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव अप्रोच। थैंक यू वेरी मच।